नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय की जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को एक नई दिशा देने जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। भारतीय परंपरा में नारी को सृजन, शक्ति और अभिव्यक्ति का केंद्र माना गया है और कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य में ये भाव और भी सजीव हो उठता है। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रही हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विश्वविख्यात हस्ती, प्रख्यात कथक नृत्यांगना, पद्म सम्मान से अलंकृत शोभना नारायण। नमस्कार। आइए समझते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि समाज और सोच में बदलाव का संकेत कैसे है। बहुत बहुत स्वागत है शोभना जी हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रख्यात नृत्य गुरु हैं, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपके लिए नारी शक्ति का असली अर्थ क्या है? नारी शक्ति का असली है कि यदि मैं अपने चॉइसेस बना सकूं, खुद चॉइसेस बना सकूं, उस पर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी खुद लूं और साथ ही साथ अपना लोगों को जो भी है उस दे सकूं और प्रोटेक्शन। अगर आपने भारतीय नृत्य की बात की तो हम लोग जो चीज़ें हम करते हैं, अब आप देखिए हमारे ही दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन में जो 3 मेन पोर्टफोलियोज़ हैं वो महिलाओं के पास है। सरस्वती विद्या है, विजडम लर्निंग विद्या सरस्वती, और अर्थ पूरा वो लक्ष्मी जी के पास है, और प्रोटेक्शन डिफेंस वो शक्ति के पास है, दुर्गा जी के पास है। तो देखिए अपने आप पूरे, तो वो हर गृहस्थी में भी जो महिला हैं वो तीनों को कितनी बखूबी निभाती हैं, और वही हम अपने नृत्य और संगीत के जरिए वो भी हम दिखाते हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये जो पिछले 70 साल में बहुत फेजेस आए और किस तरह से हम लोग मूव कर रहे थे। आज जो अधिनियम बना है वो किस तरह से कि पहले हमारे पास लीगल इक्वालिटी हमें दिया गया, उसके बाद आपको सोशल प्रोटेक्शन दिया, और उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और आज जो है आपको डिसीजन मेकिंग में आ गए। तो हम लोग एक तरह से बेनिफिशियरी से डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आ गए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है, लंबा रहा लेकिन बहुत ही खूबसूरत रहा। बिल्कुल, महिलाएं सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप शामिल हुई, उसका हिस्सा बनी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से ये है। आप कैसे इस पूरे पहल को देखती हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो ये बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा और प्रधानमंत्री का जो बेहद अहम संबोधन था, जहां पर हम देखा हर क्षेत्र से महिलाओं की भागीदारी हमें दिखी, किस तरह से आपने उसको देखा? मैं कहूँगी कि वेलकम करती हूँ, और जो संबोधन उनका रहा इतना खूबसूरत था, बहुत ही बैलेंस था, बहुत ही इंक्लूसिव था, और उन्होंने बताया कि किस किस क्षेत्र में भी नारी शक्ति जब अगर अपनी प्रतिभा दिखाएंगी तो क्या नहीं हो सकता है। तो वो बहुत ही खूबसूरत रहा, और एक तरह से हमारे लिए जितनी भी नारी समाज है उसके लिए एक आह्वान है और एक चुनौती भी है कि आप आगे आइए, आपको सब कुछ मिला है, लेकिन अब आगे आकर के और उस बेटन को संभालना और उस बेटन को संभाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका निर्वाह करना, ये अब हमारे ऊपर है। तो ये बहुत ही एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी भी है हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए। और हमने देखा कि जो शीर्ष पदों पर आज महिलाएं काबिज हैं, जो इतना एक लंबा संघर्षपूर्ण उन्होंने एक सफ़र तय किया है, आज वो वहाँ उस मकाम पर पहुँची हैं, वो तमाम महिलाएं कल वहाँ मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं देश की आधी आबादी के ज़रिए, भारत की नारी के ज़रिए अब ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि अब हमें वो निर्णय लेने का हक चाहिए। बिल्कुल होगा, और जब ये मौका मिल गया है, अब निश्चय ही
मैं बिल्कुल कहती हूँ निश्चित रूप से नारियां आगे आएंगे, हमारी नारी समाज के जो जितने भी लोग हैं आगे आएंगे। और आप देखिए कि जब वो ठान लेती हैं तो वो पहाड़ को भी पार कर सकती हैं, चट्टान भी तोड़ सकती हैं। और वो बहुत कुछ आज भी हम देख रहे हैं कि छोटा सा कुछ मिल जाता है तो कितना चुनौतियां दे जाती हैं खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और कई और क्षेत्र में। डिफेंस आज हमारे एनडीए के सब दरवाजे खुले हुए और हमारे फाइटर पायलट्स हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर में भी था। तो फिर आप देखिए कि कहाँ नहीं उनका कंट्रीब्यूशन और कितने खूबसूरती के साथ कर रही हैं। मिसाइल लेडी हमारी, बिल्कुल, और डॉक्टर टेसी थॉमस। और तो हर क्षेत्र में हमारी नारियां कोई कम नहीं है। वो नारी शक्ति, बस वो अब उनमें एक आत्मबल जो थोड़ा सा शायद कहीं धुंधला सा था, वो बिल्कुल निखर के अब आ रहा है। और आप देखते जाएंगे, वैसे जब था भी नहीं तब भी उन्होंने दिखाया, और जब मिला हुआ है तब तो और भी निखर के आएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नारी हमेशा केंद्र में रही है, लेकिन आपको लगता है कि क्या वर्षों से जो रहा एक या सोच का एक रहा, क्योंकि अवसर मिले लेकिन शायद वो सोच और समर्थन नहीं मिला, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखी, तो अब जो शास्त्रीय नृत्य में जिस तरह से नारी केंद्र में है वही समाज और राजनीति में हमें देखने को मिल रही है, और ख़ास तौर पर राजनीति को लेकर युवाओं का रुझान, क्या वो भी अब हमें दिख रहा है? क्योंकि राजनीति को लेकर थोड़े से मन में संशय रहते थे। युवाओं का रुझान तो है ही है, हो रहा है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहूँगी कि जो नारियां हैं, जो भी हमारी नारी शक्ति है, हमारी भावी पीढ़ी के मेंटरशिप घर से शुरू होता है। तो वो नृत्य और संगीत के प्रति बहुत कुछ बदला है, माइंडसेट बदला है, लेकिन अभी भी और बदलने की स्कोप बहुत है। तो अगर वो बदलेगा तो आप उसकी रिफ्लेक्शन जो है, उसका प्रतिबिंब आपको नीतियों में पड़ेगी। और जो हमारी नारियां सबसे पहले है कि अगर नारी डिसीजन मेकिंग में हैं और आ रही हैं और भी आएंगी, तो उनमें एक ख़ास बात है कि एक सेंसिटिविटी है, एक अंडरस्टैंडिंग, वो एक ऑफ सिचुएशन कि क्या है। शायद वो छोटी छोटी चीज़ों का के प्रति उनका वो शायद उसको सूक्ष्मता से देख सकती हैं। वो संवेदनशीलता होगी नीति निर्माण में तो और वो हमारे जितने भी अधिनियम वगैरह और नियम आएंगे उसमें वो झलकेगा ही झलकेगा। तो यहाँ जाकर के फिर क्लासिकल नृत्य और डांस के प्रति और भी आप देख सकेंगे कि आई एम श्योर कि बदलाव आएगा। उसमें मुझे उम्मीद है कि जो मैं एक छोटा सा जो एक क्षेत्र है जिसके लिए मैं बहुत ही कि जैसे आज कोई भी हमारे क्लासिकल क्षेत्र, कोई भी हमारे क्षेत्र में है तो इट्स एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अगर किसी को कैंसर हो जाए तो कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। आज 35 साल के लोगों को हो रहा है कैंसर, टर्मिनल कैंसर, 40 साल के, तो वो कहाँ जाएंगे? अगर पैर ही टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई और वही उन लोग आज बहुत सारे नारी हैं जो कि अपने घर की ब्रेड विनर्स हैं, वो घर चला रही हैं। तो अगर उनका कुछ शरीर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कहाँ से वो करेंगे? तो शायद मुझे उम्मीद है कि हमारे नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व से वो कहीं ना कहीं कुछ नियम बदलेंगे, कुछ सोच बदलेगा और इन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि हमारे जो बहुत सारे अनअटेंडेड क्षेत्र हैं जिसमें सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो उसके प्रति लोग जागरूक होंगे और कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है। किस तरह से आपको लगता है कला का क्षेत्र हो या बाकी क्षेत्र हो, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है? ऐसे में आने वाली पीढ़ी के लिए ये तैयारी भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से
आज के युवा का एक अलग ही आत्मविश्वास बदलता हुआ आपको दिखता है। वो ज़्यादा उनके पास अवसर हैं, उनके पास ज़्यादा मंच हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तकनीक है, इंटरनेट है, एक रीच है कि हम देखते हैं आज देश के कोने कोने से भी युवा निकल कर आ रहे हैं और जो सपने वो देखते हैं उनको साकार करने की हिम्मत भी कहीं ना कहीं उनमें नज़र आती है। लेकिन साथ ही साथ चुनौतियाँ भी बहुत हैं। बिल्कुल। चुनौतियाँ इसलिए है कि आप टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी हो, आज एआई का ज़माना है। आज कैसे वो उस यंग लोगों के सामने है, हमारी यंग जो जितनी जनरेशन है, पॉपुलेशन, उनके सामने है कि इन्फॉर्मेशन का ढेर है, लेकिन आप उसको किस तरह से छटक के वो शाफ्ट को अलग करेंगे और सही दाने को, धान को निकाल के ले आएंगे। वो अब उसमें वो सूक्ष्मता चाहिए। तो एक तरफ से चैलेंज बढ़ गया है। आज के ज़माने में जितने टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, सहूलियत तो है लेकिन चैलेंजेस भी बहुत बढ़े हैं। तो साथ ही साथ हमारी जितने भी नारी शक्ति जो हमारी विधायकें बनेंगी और हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रहेंगी, वो पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकर्स होंगे, उनके लिए भी वो चुनौती बढ़ गई है। तो हमें सतर्क रहना है कि मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहना बहुत आसान हो जाता है, तो लेकिन सतर्क हो करके अपनी सूक्ष्म बुद्धि के साथ आगे बढ़ना है हमें। और हमेशा जैसे कहते हैं ना, बी ऑन द अलर्ट, यू जस्ट हैव टू बी ऑन द अलर्ट कि आप टेक्निकल एडवांसमेंट्स आपको ओवरटेक करते जाएगा, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका स्लेव मत बन जाइए। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल यही कि एक लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंची हैं और भारत की जो बदलती तस्वीर है, जो वैश्विक मंच पर इसकी बढ़ती साख है, वो आपने बहुत ही करीब से महसूस की है। किस तरह से देखती हैं आज हम 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो युवा आज कला, करियर या राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और आपका क्या संदेश है? अ वेरी बिग गेम चेंजर। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो नारियां आगे आ रही हैं क्या नहीं कर पा रही हैं। आप इंटरनेशनल लेवल में भी देख लीजिए कि हमारी नारियां हाईएस्ट पोजीशंस पे हैं और नाम कमा रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। और आगे तो जा कर के और तो 2047 में भारत कुछ और ही भारत होगा। वो भारत जिसकी बात हम लोग पहले किया करते थे कि सोने की चिड़िया, और जहाँ आज भी देखिए जो साइंस फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में जो एकदम बहुत हमारे कंट्रीब्यूशंस रहे थे पुराने, तो वो आज वही मैं देख रही हूँ कि हम लोग तेज़ी से जा रहे हैं। पहले गति धीमी थी, फिर बढ़ी, फिर और अब बढ़ी, और अब तेज़ी से जा रहे हैं। वो 2047 में एक नया भारत मिलेगा। मैं जीवित नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नया भारत वो पूरे विश्व को एक दूसरा दिशा दिखाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी, हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में हिस्सा बनने के लिए और चर्चा करने के लिए इन तमाम अहम बातों को लेकर। यकीनन ये है संस्कृति, समाज और सशक्तिकरण का संगम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा कानून जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा देने जा रहा है। भारतीय परंपरा में नारी हमेशा शक्ति का प्रतीक रही है और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस प्रतीक को व्यवस्था की शक्ति में बदलने का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।